امر بیل۔ आओ कुछ देर वहाँ बैठते हैं، उसने कहा। अलीसा ने खामोशी से उसकी तकलीद की। बेंच पर बैठने के बाद दोनों कुछ देर तक पार्क में फिरने वाले लोगों को देखते रहे। कराची में क्या हुआ था अलीसा? बहुत नर्म और मध्यम आवाज़ में एक जुमला उसके करीब गूंजा। उसकी सारी हिस्सियात यकदम बेदार हो गईं। गर्दन मोड़कर उसने उमर को देखा और उस पर नज़र जमाए हुए वो पूछ रहा था, तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? इस पर सवाल ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में दोहराया गया। कराची में कुछ नहीं हुआ और मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही, और अगर आप मुझसे दोबारा इस तरह की कोई बात पूछेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उमर ने उसके चेहरे पर बेतहाशा खौफ देखा, मगर वो इसी तरह पुरसुकून था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कराची में कुछ नहीं हुआ और तुम परेशान भी नहीं हो। फिर पेपर्स में क्या हुआ? उसका लहजा अभी भी नर्म था। कुछ नहीं हुआ, बस मैं डफर हूँ, डल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ आ ही नहीं सकता। ये सब तुम्हें किसने बताया? वो अब भी इत्मीनान से पूछ रहा था। मैंने खुद से सोचा है। गलत सोचा है? नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा है। एक टेस्ट में होने वाली नाकामी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज़ बन गई। वो जवाब में कुछ बोल नहीं सकी। उमर को अचानक एहसास हुआ कि वो रो रही थी। पार्क में अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि वो उसके चेहरे पर फैलने वाली नमी को देख नहीं सकता था, और वो शायद इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आवाज़ रो रही थी। आंसू बहाने के बजाय तुम अपने प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना खुद को न किसी दूसरे को। नानो ठीक कहती हैं, मैं हमेशा दूसरों के सामने उनकी बेइज्जती का बायस बनती हूँ। मैंने सोच लिया है, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं कॉलेज का भी एडमिशन नहीं लूँगी। वो अब बच्चों की तरह बिलखते हुए कह रही थी। स्टडीज़ छोड़ दोगी? फिर घर पर रहकर क्या करोगी? कुछ भी नहीं करूँगी। मैं अपनी सारी पेंटिंग्स को जलाकर फिर क्रिस्टी को भी मार दूँगी और फिर खुद भी मर जाऊँगी। बकवास मत करो अलीज़ा, उससे जैसे करंट लगा था। आप देखना, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं ऐसा ही करूँगी। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं अनवांटेड हूँ। उसके दिल को बेइख्तियार कुछ हुआ। वो अब चेहरा दोनों हाथों में ढांप कर रो रही थी। अलीज़ा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। वो अब उसके कंधों पर हाथ रख कर कह रहा था। मगर तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम मेरी माँ भी नहीं हो। मुझे इन दोनों की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ वो परवाह करें मेरी, मगर उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। वो चेहरे से हाथ हटाकर उसका बाजू पकड़े बच्चों की तरह रोई जा रही थी। मुझे उनके रुपए की ज़रूरत नहीं है, मुझे उन दोनों की ज़रूरत है। मुझे अपने घर की ज़रूरत है, जहाँ मुझे आज़ादी हो, जहाँ मेरी अहमियत हो। मगर उनके घरों में मेरे लिए जगह नहीं है, एक कमरा तक नहीं है। वो बहते आंसुओं के साथ अब बेख्तियार उसे सब कुछ बताती जा रही थी। पता है पापा ने क्या किया मेरे साथ? वो कराची में घर बनवा रहे हैं। घर में सबके लिए कमरे हैं, बस मेरे लिए नहीं है। मैं याद भी नहीं आती, वो सब मरी जा रहे थे सैर के लिए। मुझे किसी ने कहा तक नहीं। वो खामोशी से उसके आंसू देखता और शिकवे सुनता रहा। मम्मी मुझे हर साल अपने पास बुलाती हैं, मगर वो भी अपने पास रखने को तैयार नहीं। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की परवाह होती है, अपने शोहर की फ़िक्र होती है, मेरी नहीं। मैं सोचती हूँ फिर मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, जब मैं अपने पेरेंट्स पर ही बोझ बन चुकी हूँ। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। बस यार, अभी तुम कुछ और कहना चाहती हो? उसके कंधे पर बाजू फैलाकर उसने बड़े नर्म लहजे में पूछा। वो खामोशी से रोती रही। खासी देर रोने के बाद उसकी सिसकियाँ और हिचकियाँ आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगीं। फिर वो जैसे नढाल होकर खामोश हो गई। अलीज़ा, अब मेरी कुछ बातें गौर से सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम जितना चाहो रो लो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह कभी नहीं तुम्हें मिल सकते जिस तरह तुम चाहती हो। इन दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपना घर है, उनकी तरजीहात बदल चुकी हैं, और ये सब कुछ नेचुरल है। अलहदगी के बाद ऐसा ही होता है। जो जगह तुम उनकी ज़िंदगी में चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिल सकती, ना आज ना आइंदा, कभी भी। और तुम्हें इस जगह को तलाश करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वो बहुत संजीदगी मगर बड़ी नरमी से उसे समझा रहा था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारी ज़रूरत ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं,
तुम्हारे बारे में फिक्र मंद रहते हैं। उनके नज़दीक तुम अहम भी हो। ग्रैनी तुमसे जल्द नाराज़ हो जाती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें पाला है, वो तुमसे भी मोहब्बत करती हैं, बस उनके इजहार का तरीका मुख्तलिफ है। फिर ग्रैंडपा है, क्या तुम ये कहोगी कि उन्हें भी तुमसे मोहब्बत नहीं है? तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, क्रिस्टी है, और मैं भी तो हूँ। हम सबको एलिज़ा सिकंदर की बहुत बहुत ज़रूरत है। वो बेयकीनी के साथ सर उठाए उसका चेहरा देख रही थी। तुम में इतनी ही खूबियाँ और खामियाँ हैं जितनी मुझ में या किसी भी दूसरे नॉर्मल बंदे में। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकती हो। ना तुम डफर हो, ना ही डल हो। तुम एक बहुत क्रिएटिव और ज़हीन लड़की हो। वाहिद मसला ये है कि तुम बहुत ज़्यादा हसास हो। उसके आंसू मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गए थे। ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं, और सुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाया करो। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल सकती, चाहे हम रोएं, चिल्लाएं या बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ें, क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए होती हैं। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स अब किसी और के पेरेंट्स हैं, तुम्हारा घर किसी और का घर है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ न कुछ हमारे लिए भी होता है। वो जैसे किसी माहिर उस्ताद की तरह उसे गुर सिखा रहा था। तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हारी शादी होगी, अपना घर होगा, एक अच्छा शौहर होगा, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर अभी इस उम्र में खुद को इस तरह ज़ाया मत करो। माना ये सब कुछ तुम्हारे लिए तकलीफ़देह है, मगर तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ऐसी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सको। वो बात करते करते रुक गया। तुम सोच रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? लिसा ने बेइख्तियार सर हिला दिया। ये सब कुछ जो तुम महसूस कर रही हो मैं भी कर चुका हूँ। उसकी आवाज़ एकदम धीमी हो गई। मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सब्र आ जाता है, सुकून मिल जाता है। तुम्हारे साथ भी यही होगा, सिर्फ ये मुश्किल वक्त है। इसे किसी न किसी तरह गुजार लो। अपने जहन में से अपने पेरेंट्स को निकाल दो। उनके घरों, जिंदगियों और बच्चों के बारे में मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें अपने लिए क्या करना है। आप बताएं मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम बताओ। तुम ये तय करो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, वो कैसे करना है। मगर मैं कुछ तय नहीं कर सकती, उसने बेबसी से कहा। क्यों तय नहीं कर सकती? कि यहाँ दिमाग नहीं है? उमर ने उसके सर को छूते हुए कहा। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, कोई चीज़ समझ नहीं आती। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने पेपर्स के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर किताबें पढ़ते हुए मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरा दिल चाहता था मैं सब कुछ फेंक दूँ, कुछ भी ना करूँ, या मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा। तुम पिछले कुछ अरसे से परेशान थी, इसलिए मेंटली किसी चीज़ पर भी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाई, मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं भी कर ही सकता हूँ। अपने टीचर से पूछो, फ्रेंड से बात करो। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ग्रैनी से कहो, वो तुम्हें ट्विटर रखवा देंगी। मगर अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दो, अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचो। वो बातें कर रहा था जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। वो अब संजीदगी से उसका चेहरा देख रही थी। आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आपके पेरेंट्स में डाइवोर्स ना हुई होती? वो पता नहीं क्या जानना चाहती थी। वो चंद लम्हे कुछ नहीं कह सका। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, कभी भी नहीं। उसे यकीन नहीं आया। चलो मान लेते हैं कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी, तो भी क्या फ़ायदा? क्या मेरे सोचने से कुछ हो सकता है? सिर्फ ये हो सकता है कि मेरा वक्त ज़ाया हो और मैं वो नहीं करता। आपको कभी अपनी मम्मी याद नहीं आती? इस पर खामोशी का वक़्फ़ा कदरे तवील था। आती हैं, जवाब मुख्तसर था। आप मिलते हैं उनसे? मैं नहीं मिलता, वो मिलती हैं। वो जवाब पर कुछ हैरान हूँ। आप क्यों नहीं मिलते? पता नहीं। आप उनसे मोहब्बत नहीं करते? पता नहीं। क्यों? अलीज़ा, अब इतना वक्त हो चुका है उनसे अलग हुए कि बस मुझे उनके बारे में सोचना भी अजीब लगता है। आपको वो इसलिए याद नहीं आती क्योंकि आपके पास सब कुछ है। उसने जैसे एक नतीजा अखज़ किया। अच्छा, सब कुछ है मेरे पास? मसलन क्या? वो अजीब अंदाज में हंसा था। आपके पास घर है, उसने कुछ रश्क से कहा।
ये तुमसे किसने कहा? क्या मतलब? क्या आपके पास घर नहीं है? वो कुछ हैरान हुई। नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है, उसने साफ गोई से कहा। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। सच कह रहा हूँ अलीज़ा, मेरे पास कोई घर नहीं है। वो उसकी हैरत भांप गया। ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? अंकल जहांगीर के पास तो अपना घर है और आप हमेशा उनके साथ रहे हैं। हाँ, पापा के पास घर है और मैं हमेशा उनके पास रहा हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं रहा। वो अंधेरे में उसके चेहरे पर मौजूद तासरात को देखने की कोशिश में नाकाम रही। वो कह रहा था, पास रहने और साथ रहने में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? पापा की पहली पोस्टिंग जब लंदन में हुई तो उन्हीं दिनों मेरे पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई थी। पापा ने मुझे बोर्डिंग भेज दिया। चंद सालों के बाद वो अमेरिका गए तो मुझे भी साथ ले गए। वहाँ भी मैं बोर्डिंग में रहा। वीकेंड्स पे उनके साथ आ जाया करता था, मगर सिर्फ वीकेंड्स पर। वो गुमसुम उसे देखती रही। फिर पापा की पोस्टिंग और जगहों पर भी हुई, लेकिन मैं वहीं रहा। बाद में पापा एक बार फिर अमेरिका आ गए। तब मैं यूनिवर्सिटी में था और हॉस्टल में ही रहता था। क्यों? आप उनके साथ क्यों नहीं रहे? अब वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस पापा ने कभी साथ रहने के लिए कहा नहीं और मैंने कभी भी चाहा नहीं। हो सकता है एक वजह उनकी दूसरी शादी भी हो। क्या आंटी समरीन के साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर शायद पापा सोचते होंगे कि मेरी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सफ़र ना करे या उनकी प्राइवेसी मुतासर ना हो। सिर्फ इसलिए। नहीं, शायद ये भी था कि मुझे पापा के पास एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती जो बहुत नॉर्मल सी होती। आज़ादी ना होती मेरे पास। आपने कभी अपने घर को मिस नहीं किया? किसी हद तक, मगर तुम्हारी तरह नहीं। शायद इसलिए कि मेरे पास करने को बहुत कुछ था, मगर कुछ सोचने के लिए वक्त नहीं था। उसके लहजे में लापरवाही थी। आपका दिल नहीं चाहा कि आपका अपना घर हो, पेरेंट्स हो? उमर ने उसकी बात काट दी। अच्छा फ़र्ज़ करो दिल चाहा है, फिर क्या करूं? मुझे पता है घर नहीं मिल सकता, पेरेंट्स नहीं मिल सकते। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कूद जाऊं। यार, नहीं मिलती बहुत सी चीज़ें, नहीं मिलती। फिर क्या किया जाए? अलीज़ा को उसके इत्मीनान पर रश्क आया। जब आप जॉब कर रहे थे तो आपने कभी अपना घर बनाने की कोशिश नहीं की? लंदन में जॉब करता था अलीज़ा। इतनी बड़ी जॉब नहीं थी कि घर खरीद लेता। एक किराए का फ्लैट था, कंपनी की तरफ से, छोटा सा था। सुबह 6:30 निकलता था, रात को 9:30 वापस आता था। सिर्फ सोने के लिए ही उसे इस्तेमाल करता था। लंदन इतना महंगा शहर है कि वहाँ घर वगैरह खरीदने का बंदा सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अरसा के लिए जॉब नहीं की। पापा मुसलसल मजबूर कर रहे थे फॉरेन सर्विस के लिए। बस इसी तरह वक्त गुजर गया। अलीज़ा को कुछ शर्मिंदगी हुई। उसका उमर के बारे में हमेशा से ये ख्याल था कि वो अपने घर में अंकल जहांगीर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसीलिए नानू के पास आने पर वो इस तरह बरहम हो गई थी, मगर वो इसे कुछ और ही बता रहा था। मगर अंकल जहांगीर तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो पता नहीं क्या जानना चाह रही थी। जवाब में एक तवील खामोशी छाई रही। अंकल जहांगीर तो आपसे मोहब्बत करते हैं? अलीज़ा ने इस बार कदरे बुलंद आवाज़ में अपना सवाल दोहराया। क्या? हाँ, मोहब्बत हो सकता है करते हों। ये क्या बात हुई? उसके गैर मुतवक्के जवाब ने अलीज़ा को हैरान किया। आपको नहीं पता कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? नहीं, मैंने कभी इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। हमारे दरमियान और टॉपिक्स पर बात होती है, मगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं, उसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, उमर ने यूं कहा जैसे अलीज़ा ने उसे कोई नई बात बताई हो। कितनी फ्रेंड्स हैं तुम्हारी? उमर ने यकदम बात का मौजू बदल दिया। बस एक, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अलीज़ा ने जवाब दिया। हाँ, शैला, यही नाम है ना? अलीज़ा को हैरत हुई, उसे नाम तक याद है। हाँ, आपको पता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। तुम्हारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है उसके साथ? हाँ, बहुत अच्छी होगी। हाँ, उसे अब उमर से बात करते हुए कोई घबराहट या उलझन नहीं हो रही थी। वो बेइख्तियार उसकी बातों के जवाब दे रही थी। और कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं, मैं भी नहीं, वो जवाब देते हुए कुछ उलझी। आप भी हैं? शैला जितना क्लोज्ड फ्रेंड हूँ? इस बार पूछा गया। नहीं, उतना तो नहीं, अलीज़ा ने कुछ सोच कर कहा। अच्छा चलो, फ्रेंड तो हूँ ना? हाँ, बस ठीक है। उसी खुशी में मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। बल्कि तुम बताओ, तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी नहीं। कम ऑन यार, आज आवारागर्दी करते हैं, कहीं से कुछ खाते हैं। चलो बर्गर लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाएंगे।
آج رونے میں تم نے خاصی انرجی ویسٹ کی ہے، اب ضروری ہے یہ سب کچھ؟ عمر نے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے عمر کا ہاتھ تھام لیا۔ ریس کورس کے دوسرے گیٹ سے وہ جیل روڈ پر نکل آئے۔ عمر ابو سے لطیفے سنا رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اس کا ہاتھ تھامے اس کے تیز قدموں کا تعاقب کرتی اس کی باتوں پر کھلکھلانے لگی تھی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ شادمان کی طرف نکل آئے۔ فٹ پاتھ پر لگے ہوئے برگر کے ایک اسٹال سے انہوں نے برگر خریدے اور پھر بے مقصد مارکیٹ میں ونڈ شاپنگ کرتے ہوئے برگر کھاتے رہے۔ علیزہ کو اچانک احساس ہونے لگا، عمر اتنا برا نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اسے اس کے ساتھ اس طرح پھرنا اچھا لگ رہا تھا۔ عجیب سی آزادی اور اعتماد کا احساس ہو رہا تھا۔ برگر ختم ہونے کے بعد عمر اسے آئس کریم کھلانے کے لیے اسی طرح ایک اور اسٹاپ پر لے گیا تھا۔ 4 کون دے دیں، اس نے آئس کریم مشین کو آپریٹ کرنے والے سے کہا۔ علیزہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ 4 کیوں؟ یار 2 تو کھائیں گی، اس نے اطمینان سے روپے نکالتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو 1 کھاؤں گی۔ نہیں یار، آئس کریم کون 1 کھاتا ہے، ہمیشہ 2 کھاتے ہیں اگر اپنے روپے خرچ کر رہے ہوں، اور اگر کوئی دوسرا کھلا رہا ہو تو پھر 3 یا 4 بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ اس نے جیسے علیزہ کو پتے کی بات بتائی تھی۔ مگر ایک وقت میں 2 کیسے کھائیں گے، اس نے عمر کے ہاتھ سے خون پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں میں سکھاؤں گا، تم آؤ تو صحیح، اس نے خود بھی اپنی دونوں کونز پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بڑی برق رفتاری سے بیک وقت دونوں کو کونز کھانے لگا اور اس کی مہارت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ یہ کام کرنے کا عادی ہے۔ علیزہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خود بھی اسی طرح آئس کریم کھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آئس کریم پگھلنے لگی تھی۔ مین روڈ پر آتے آتے آئس کریم اس کے دونوں ہاتھوں اور کلائیوں پر پگھل کر بہنے لگی تھی۔ عمر اس وقت تک دونوں کونز تقریباً ختم کر چکا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے اس نے علیزہ کو کچھ افسوس بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا کرو گی یار تم زندگی میں؟ یہ اس قدر ضروری کام تمہیں نہیں آتا؟ مجھے کم از کم تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ واپس جیل روڈ پر آتے ہوئے اس کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی، مگر دونوں ہاتھ پگھلی ہوئی آئس کریم سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں، میرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، انہیں کیسے صاف کروں؟ علیزہ نے اسے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا۔ اپنی شرٹ سے صاف کرو، جیسے تم روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی ہو، عمر نے کچھ شرارتی انداز میں کہا۔ وہ کچھ جھینک گئی۔ ٹراؤزر کی پاکٹ میں کوئی ٹیشو نہیں ہے؟ عمر نے چلتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں ہے۔ پانی ہو تو؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہاں مین روڈ پر پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تم شرٹ سے صاف کر لو، گھر جا کر کپڑے تو ویسے بھی چینج کرنے ہیں، عمر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ اتنی چپچپی ہے، مجھے گھن آ رہی ہے، اس نے مٹھیاں کھولتے اور بند کرتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں صاف کر دوں۔ عمر چلتے چلتے رکا اور بڑے اطمینان سے اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ علیزہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی شرٹ گندی ہو جائے گی۔ عمر نے کچھ کہنے کے بجائے اچھی طرح اس کے دونوں ہاتھ اپنی شرٹ سے صاف کر دیے۔ کوئی بات نہیں یار، میری ہی شرٹ گندی ہوگی نا، تمہارے ہاتھ تو صاف ہو جائیں گے، اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس کا ہاتھ پکڑے سڑک کے کنارے رکے اس کو کراس کرنے کے لیے ٹریفک کو دیکھ رہے تھے۔ واپسی کے راستے پر وہ باتیں کرتی رہی تھی اور عمر سنتا رہا تھا۔ علیزہ کو یاد نہیں اس نے آخری بار زندگی میں کب کسی کے ساتھ اتنی باتیں کی تھی۔ شاید کسی کے ساتھ نہیں، شہلا کے ساتھ بھی نہیں۔ گھر کا گیٹ نظر آنے لگا تو وہ یکدم چونکا۔ ہاں، یاد آیا علیزہ، تم سے ایک بات کہنی تھی۔ ہاں کہیں، مگر پہلے تم پرامس کرو کہ ناراض نہیں ہوگی۔ وہ حیران ہوئی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں، پہلے تم پرامس کرو، اس نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، میں پرامس کرتی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں گی۔ ویری گڈ، عمر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں تمہیں گرینی کو بتائے بغیر لایا ہوں۔ خاصے اطمینان سے کہے گئے جملے نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ علیزہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ… عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگر یہ نہ کہتا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تو تم کبھی نہ آتی۔ اس کا اطمینان ابھی بھی برقرار تھا، مگر اب علیزہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ نانو بہت ہی ناراض ہوں گی، وہ روحان سی ہوگی۔ نہیں ہوتی یار، اور اگر ہوں گی تو میں کہہ دوں گا کہ میں زبردستی تمہیں ساتھ لے کر گیا تھا۔ عمر نے ساتھ چلتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ نانو کو نہیں جانتے اس لیے کہہ رہے ہیں، میں کبھی بھی ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتی،
اور نہ ہی وہ یہ بات پسند کرتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں بات کر لوں گا ان سے، اس نے ایک بار پھر اسے تسلی دی۔ وہ گھر کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ بیل بجانے کے بجائے عمر نے گیٹ پر ہاتھ مار کر چوکیدار سے گیٹ کھلوایا۔ علیزہ کا تھوڑی دیر پہلے والا جوش و خروش ختم ہو چکا تھا، اب اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے، جبکہ عمر اب بھی پہلے کی طرح مطمئن اور بے فکر نظر آ رہا تھا۔ پورچ کراس کرنے کے بعد لاؤنج کا دروازہ عمر نے ہی آگے بڑھ کر کھولا۔ علیزہ اس سے چند قدم پیچھے تھی، بہت محتاط انداز میں دھڑکتے دل کے ساتھ۔ جب وہ عمر کے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ عمر اس سے کچھ آگے بالکل ساکت سا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والی شگفتگی اور مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ علیزہ نے کچھ حیرانی کے ساتھ لاؤنج میں اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی جسے عمر دیکھ کر اس کی یہ حالت ہوئی تھی، اور وہ چیز اس کے سامنے ہی تھی۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر نانو کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، رائل بلو سلک کی ساڑی اپنے وجود کے گرد لپیٹے، کندھوں تک تراشیدہ بالوں اور تیکھے نقوش والی اس عورت کو علیزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں اتنی خاموشی کے ساتھ اندر آئے تھے کہ نانو اور اس عورت کو پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں چائے پینے کے ساتھ بہت مدھم آواز میں کوئی بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھیں۔ نانو بہت سوشل نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا ایک خاص حلقۂ احباب تھا جن سے ان کا میل ملاپ تھا، اور وہ لوگ گھر آتے رہتے تھے۔ اس وقت علیزہ بھی اس عورت کو نانو کی ایسی ہی کوئی واقف سمجھی تھی، مگر آخر عمر اس عورت کو دیکھ کر اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ اسے جانتا ہے؟ علیزہ نے کچھ حیران ہو کر سوچا تھا، مگر عمر کی واقفیت تو بہت محدود سی ہے، پھر یہ عورت، اس نے کچھ الجھتے ہوئے سوچا۔ تبھی عمر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ علیزہ چہرہ پڑھنے میں ماہر نہیں تھی، نہ ہی ٹیلی پیتھی جانتی تھی، پھر بھی اس وقت عمر کے چہرے کو دیکھ کر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ اور بھی الجھی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی وحشت نظر آئی تھی، اور اسی وقت علیزہ نے اس عورت کو عمر کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم نانو سے باتیں کرتے کرتے رک گئیں۔ پھر علیزہ نے اسے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے عمر کو دیکھا، وہ بھی اب اسی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر علیزہ نے اسے کہتے سنا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ جواب میں اس عورت نے جو حرکت کی، اس نے علیزہ کو ششدر کر دیا۔